अच्छा, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हँसते खेलते रह रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो है इस समय बारिश का मौसम है, आप जान ही रहे हैं। और उमस तो रहती है, लेकिन फिर भी धूप निकल नहीं रही है, तो फैन वगैरह चल रहा है, तो मौसम ठंडा है। जो पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग कमरे में रह के। और तैयारी तो आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ लोग घर से करते हैं, हमारी जो है बहनें घर पर रह के और कुछ बहनें बाहर रह के तैयारी करते हैं। और हमारे कुछ जो है भाई हैं, मित्र बंध हैं, ये सब भी घर पे रहते हैं, कुछ भाई लोग भी बाहर रह के तैयारी करते हैं। आजकल तो आप सब जो पढ़ाई बहुत अच्छी से कर ले रहे होंगे, क्योंकि आजकल ये आपका लाइब्रेरी का सिस्टम शहरों में चला आया है, तो काफ़ी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए रहते हैं। क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में क्या होता है, आपकी सारी सुविधाएँ, सारी फैसिलिटी मौजूद रहती हैं, जिस कारण आप लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि आपके अनुसार मौसम रहता है, जो है कूलिंग चाहिए तो कूलिंग रहता है, और हॉट चाहिए तो हॉट मतलब गर्म रहता है। तो इस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होती और शांति का माहौल होता है। आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलना ही मिलना है। और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो पढ़ाई शुरू कर दें। और इस समय एग्ज़ाम का समय आपके पास बहुत कम बचा है, इसलिए अधिक से अधिक आप लोग सॉरी फ्रेंड, पानी पीने लगा था। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ जो जिनका एग्ज़ाम 23 अगस्त को है, वो मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट जेआरएफ का 23 अगस्त को है, और समाजशास्त्र विषय का, और सेकंड मीटिंग में है। 3 से 6 एग्ज़ाम का समय टाइम है आपका। और जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था वही री एग्ज़ाम है। ये निरस्त हुआ जो एग्ज़ाम था 18 जून को, 23 को इसका एग्ज़ाम है। और 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन मोड में था, आपको बुकलेट मिली थी। लेकिन ये 23 अगस्त को संभवतः आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में पहले की बात होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका काफ़ी सहयोग मिलता है। यदि आप प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पेपर का नेचर कैसा रहता है, पेपर किस तरह के पूछे जाते हैं, और आपका टाइम में मैनेजमेंट भी सही से हो जाता है, टाइम की जानकारी भी हो जाती है। कितने टाइम में हम कितने प्रश्न उत्तर सॉल्व कर ले जा रहे हैं, कितनी अभी धीमा कर रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, पढ़ने की स्पीड और समझदारी की स्पीड बढ़ाइए। तो इस प्रकार जो है आपके प्रश्न पेपर जो है अच्छे होंगे। और जब पेपर अच्छे होते हैं तो आपके जो है रिज़ल्ट अच्छे तो मिलते ही हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट आना तो है ही। आप नेगेटिव थिंकिंग ना रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, तैयारी करिए, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो आज का जो मैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आपका ये क्लास एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। और मैं ये क्लास आपके पास इसलिए ये क्लास मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर आता हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में जो कराया है हमने आप सभी के लिए, इस क्लास से आप लोगों का काफ़ी प्यार और सहयोग मिला है। तो उसी क्रम में मैं ये आज भी ये क्लास लेकर आप लोगों के बीच सोशियोलॉजी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक परीक्षा के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए अपने प्रश्नोत्तरों पर आते हैं और देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है। और प्रश्न शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को हमारे क्लास का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक भी निबंध यानी मोनोग्राफ का लेखक कौन है। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, ताकि आपका आंसर आसानी से मिल जाए आपको ऑप्शन में। तो कह रहा है एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक भी निबंध यानी मोनोग्राफ का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी एल फ्यूरबक, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी जिमरमैन, ऑप्शन डी है डोनाल्ड
ह्यूज। तो इसका आंसर इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आप सब बताइएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप सबका। तो पहले का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये डोनाल्ड ह्यूज महोदय जो हैं, आप सभी का आंसर ऑप्शन डी है, ये है डोनाल्ड ह्यूज महोदय एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक विनिबंधन यानी मोनोग्राफ का लेखक हैं। क्योंकि आपके ये जो हैं इनकी कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, आप नोट कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम आप व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लेना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका पहली बुक जो है मैं नोट करा दे रहा हूँ, ये पहली बुक नोट कर लीजिएगा, ये है व्हाट इज इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, और अगली बुक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन। नोट कर लीजिएगा, इकोलॉजी इन द एंशियंट मेडिटेरेनियन, और अगली बुक है इनकी द फेस ऑफ द अर्थ। दूसरी बुक इनकी मैंने बताया जो है द फेस ऑफ द अर्थ, और पहली तो मैंने बता ही दिया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये हिल रहा है। ये कह रहा है मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी वर्ग परिस्थिति, ऑप्शन डी परिस्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दल पार्टियां, ये ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा। इसको दल भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, पार्टियां भी कहा जाता है। दल को आप जो है पार्टियां भी कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं, तो ये आपके ये दल यानी कि पार्टियां जो है सदैव संघर्ष करते हैं। क्योंकि मार्क्स जो आपके वेबर हैं और एक राइटर हैं कार्ल मार्क्स, ये लोग वर्ग को अस्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने कहा है कि आर्थिक कारक के साथ शक्ति और सम्मान का भी महत्व होता है। किसने कहा है, आपके जो मैक्स वेबर महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि आर्थिक कारक के साथ शक्ति और सम्मान भी महत्व होता है। क्योंकि इनके अनुसार कहते हैं संपत्ति से जो है वर्ग भेद उत्पन्न होता है और शक्ति से यानी दल से, अधिकारों से राजनीतिक दल बनते हैं। अधिकार प्राप्त के लिए ही राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। और उससे सम्मान में जो अंतर होता है, जो परिस्थिति समूह है या स्तर बनते हैं, वो प्राप्त होते हैं। वेबर ने परिस्थिति समूह या दल के आधार पर अस्थिरीकरण की व्याख्या की, अस्थिरीकरण के बारे में बता रखा। मैक्स वेबर कहते हैं जिस वर्ग के लोगों के पास संपत्ति होती है वे एक समुचित सम्मान के साथ एक परिस्थिति समूह के सदस्य हो जाते हैं, ठीक है, और कालांतर में उनको शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है, शक्ति मिल जाती है। ये मैक्स वेबर की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 3 आपका ये क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपके लिए, ये थोड़ा ऊपर कर दें नहीं तो आएगा नहीं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा आपका, ध्यान दीजिएगा कि किसके अनुसार हैबिट अतीत के अनुभवों का परिणाम है। किसके अनुसार हैबिट अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभव का संरक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए गारफिंकल, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी लीच है, ऑप्शन डी पीरे बोर्दों है। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। तो आपका जो ऑप्शन ये ऑप्शन डी है, पीरे बोर्दों महोदय, ये ऑप्शन डी, ये पीते, आप ध्यान दीजिएगा, पीते नहीं है, ये गलत मिसप्रिंटिंग है, ये पीते ना होके ये आपका पीरे है, ठीक है, आप लोग ध्यान दें, पीरे बोर्दों महोदय हैं। आप लोग इस पे फ्रेंड लिखते नहीं बनता, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, पीरे बोर्दों महोदय हैं। पीरे बोर्दों महोदय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीरे बोर्दों से हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके चाहे पीजीटी हो, यूजी नेट जेआरएफ में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में पीरे बोर्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पीरे बोर्दों जो
हैं इनके अनुसार हैबिट अतिश के अनुभव का परिणाम है पीढ़ी महोदय। लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। पीढ़ी द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों का जो है लेखन कार्य किया गया। इन्होंने बहुत सी पुस्तकों को लिखा है जो एग्जाम आप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है पीढ़ी की कुछ बुक्स इम्पोर्टेंट है, मैं नोट करा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम जो है पीढ़ी महोदय की जो पुस्तकें हैं, नंबर 1 पुस्तक है इनका, आप नोट करके रखिएगा। नंबर 1 बुक जो इनका है, 1 नंबर बताते हैं आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, नोट कर लीजिए आप। और दूसरी बुक ये बताते हैं द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरी क्या बताए हैं, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरी बुक ये बताते हैं, आप नोट करके रखिएगा, डिटेंशन ए सोशल कैरी ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। अगली बुक इनकी नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इनकी तीसरी बुक जो नोट करके रखिएगा, तीसरी बुक क्या है इनकी, सोशल स्पेस एंड सिंबॉलिक पावर, ठीक है। और अगली बुक जो इनकी है, चौथी बुक आप नोट कर लीजिए इनकी, आप चौथी बुक क्या है इनकी, होमो एकेडमिक्स, क्या है चौथी बुक, होमो एकेडमिक्स। इनकी अगली बुक आप है नोट करके रखिएगा आप लोग, जो है 5वीं बुक मैं बता रहा हूँ, ये 5वीं बुक इनकी क्या है, नोट कर दीजिएगा, इन अदर वर्ड्स एसे टूवर्ड्स ए रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगली बुक इनकी जो है, आप लोग 6वीं बुक जो है इनकी नोट करके लिखिए। 6 नंबर बुक क्या कह रहा है इनका, 6 नंबर बुक जो है द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन, ये इनकी है द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन। ये पीढ़ी की बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट करके रखिएगा ये। और ये 6 नंबर बुक है आपका, मैंने बताया ना, द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन। और अगली बुक इनकी री थिंकिंग्स द स्टेट, क्या है, ये 7वीं और आखिरी बुक है इनकी, आप नोट करिएगा, री थिंकिंग्स द स्टेट। बोरदेव महोदय जो हैं हैबिट पीढ़ी हैबिट्स, इनका जो है इनकी अवधारणा के लिए, आप हैबिट्स अवधारणा के लिए सुविख्यात हैं। कौन, पीढ़ी महोदय। हैबिट की अवधारणा बुद्धों के स्वयं का सृजन नहीं है, बल्कि ये जो है एक परंपरागत दार्शनिक विचार से लिया है इन्होंने। कौन, पीढ़ी ने परंपरागत दार्शनिक विचार से इन्होंने अपना रखा, ये इनका हैबिट्स की अवधारणा नहीं है। हैबिट्स मानसिक व संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक जगत से जुड़ते हैं। द्वंद्वात्मक दृश्य हैबिट जो है सामाजिक जगत की संरचना के आंतरिकरण की उपज मानते हैं। ये किसकी अवधारणा थी, आपके पीढ़ी महोदय की। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये जो प्रश्न अभी गया 3 नंबर, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, वहाँ से प्रश्न मिलते हैं आपको, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं किया है। क्या कह रहा है, हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है वैधता, ऑप्शन बी तार्किकता, ऑप्शन सी अभिप्रेरण, ऑप्शन डी है संवेग आत्मक। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका है, क्योंकि क्या कह रहा प्रश्न देखिए, हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं किया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी संवेगात्मक जो है, इन्होंने चर्चा संवेगात्मक की नहीं किया। ऑप्शन डी आपका ये सही आंसर है, आप इसको नोट करके रखिएगा। बाकी ये जो आपका है वैधता, ऑप्शन ए आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी तार्किकता, ऑप्शन सी अभिप्रेरण, ये जो है हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में इसको बता रखा है। बाकी संवेगात्मक नहीं, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में वैधता के संकट को अपनी किट, कौन सी किट है हैबरमास की, लिग्निमेशन क्राइसिस, क्या है लिग्निमेशन क्राइसिस। और इनकी अगली है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, मैंने अभी नोट कराया ना, थ्योरी ऑफ
आप नोट करके रखिएगा। इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन में बताया है इस वैधता के बारे में कि इसके 4 स्वरूप व्याख्यात हैं। कौन? हैबरमास ने बताया है। कौन कौन से बता रखा है इन्होंने, आप नोट करिए। नंबर 1 इन्होंने बताया है कि आर्थिक संकट के बारे में बताया है। नंबर 2 बताया तार्किकता का जो है संकट और वैधता का संकट बताया है। और क्या बता रखा है ना, अभिप्रेरणा का संकट, संवेगात्मक का है संकट हैबरमास के पूर्ववादी समाजों में संकट के स्वरूप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया। कौन सा? संवेगात्मक। आप लोग नोट करिएगा, ये जो है ऑप्शन डी नहीं सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 5। ये 5 नंबर प्रश्न है। कह रहा किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा किसने शिक्षा का पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा R.H. लोबी, ऑप्शन बी एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी कह रहा D.P. मुखर्जी यानी ध्रुजट प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी कह रहा पीयूष वर्दों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, आप बताइएगा। इसका आंसर आपका इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी ये सही आंसर है, इमाइल दुर्खीम महोदय। क्योंकि इमाइल दुर्खीम पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों को पर प्रयुक्त करने के रूप में जो परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, इमाइल दुर्खीम कहते हैं। दुर्खीम जो है अपनी बुक्स में, जो इनका बुक है नोट कर लीजिएगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये इमाइल दुर्खीम की बुक है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस बुक में इन्होंने कहा कि संपूर्ण शिक्षा बच्चे पर देखने, अनुभव करने तथा व्यवहार करने के तरीके थोपने निरंतर प्रयास हैं जिन्हें वह स्वयं प्राप्त नहीं कर पाया। कौन? उसका गार्जियन जो स्वयं नहीं प्राप्त कर पाता, जो नहीं कर पाया, वो बच्चों पे थोपता है कि बच्चे हमारे उस चीज़ को प्राप्त कर लें। ये इमाइल दुर्खीम की अवधारणा है। दुर्खीम का मत है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव का समाजीकरण करना है, अतः शिक्षा की प्रक्रिया एक संक्षिप्त रूप में हमारे ऐतिहासिक शैली को प्रस्तुत करती है जिससे सामाजिक प्राणी का निर्माण होता है। ये इमाइल दुर्खीम का खाना और इसकी बुक है, किसमें कहा है अपनी कित में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न अगला क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये प्रश्न कह रहा आप सभी के प्रश्न 6 है नंबर है। ये कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी यानी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। कहा गया किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या का तुलनात्मक महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 का आंसर केरल है। ऑप्शन ए आपका केरल आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, केरल आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि केरल राज्य में उसकी कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है केरल राज्य में। और कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत उसके बाद कहाँ है, तमिलनाडु में। कितना परसेंट है, 48.45%। जबकि इसके पश्चात जो आपका केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात का नंबर आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिलेशन पुस्तक का लेखक कौन है। कौन सा पुस्तक पूछा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिलेशन पुस्तक का लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है जॉन डेवी, ऑप्शन बी कह रहा है थॉमस एस क्विनी, ऑप्शन सी कह रहा है डेविड हेल्ट, ऑप्शन डी कह रहा है मैनुअल कैसल्स महोदय हैं। तो ऑप्शन जो है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिलेशन पुस्तक का लेखक कौन है, आप सब बताइएगा इसमें से इसके लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। आपका ऑप्शन बी थॉमस कुहन, ये जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक पुस्तक के लेखक आप थॉमस
कोहेन महोदय हैं, क्योंकि इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं थॉमस कोहेन महोदय का, आप नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू। द आप नोट कर लिए द कैप्रियन रिलेशन, द कैप्रियन रिलेशन ये पुस्तक का नाम है। अगली पुस्तक है इनकी, ये पहली पुस्तक मैंने बता दिया, द कैप्रियन रिलेशन है। अगली पुस्तक है द एक्सटर्नल टेंशन, द एक्सटर्नल टेंशन ये पुस्तक है इनकी। अगली पुस्तक है द रोड साइंस स्ट्रक्चर, ब्लॉक बॉडी थ्योरी एंड द क्वांटम डिस्टेंटरी क्या है, डिस्टेंटरी, ये इनकी पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखिएगा। और अगली इनकी पुस्तक है आपका प्रश्न नंबर ये 8 आ गया, ये थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि आएगा नहीं इसमें, ये प्रश्न आपका अब आ जाएगा, आप देखिएगा। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को समायोजित कर कृपया सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर कह रहा है आपका, कै नंबर है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा निम्नलिखित कथनों को समायोजित कर कृपया सही उत्तर का चयन करें। तो आप ये कह रहा आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, ये ध्यान दीजिएगा। बी कह रहा विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगत विकास नहीं होता, ये कह रहा है ये विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगत विकास नहीं हो सकता है। ऑप्शन ये सी नंबर कह रहा है कि विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। तो इसमें से कौन सा आंसर उपरोक्त में से सही उत्तर चुनिए, कह रहा कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, ये देखिए आपका कि ए बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है बी और सी सही केवल, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी केवल सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ए और सी केवल सही है। तो इसमें से कौन सा सही है आप सब बताइएगा कि कौन सा सही है इसमें से। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ये बी सही है इसका आंसर। ऑप्शन बी और सी सही कह रहा है, ये आपका ऑप्शन बी सही, बी और सी सही उत्तर है इसका आपका। बाकी आपका ये जो कह रहा है इसके अनुसार ऑप्शन ए ये सही उत्तर नहीं है, आपका आधुनिकीकरण विकास का परिणाम नहीं है, क्योंकि विकासकरण के बाद ही आधुनिकीकरण आता है, ना कि आधुनिकीकरण से विकास आता है। तो इस हिसाब से ये नहीं सही, क्योंकि आप इसका थोड़ा स्पष्ट देख लीजिए। जो कह रहा है प्रथम जो कथन कह रहा है आपका ये ए वाला आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है, तो इसके अनुसार बताना कि आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है असत्य है, यानी कि गलत है, ये सही नहीं है ए वाला, क्योंकि आधुनिकीकरण से विकास नहीं होता, मैंने बताया ना कि बल्कि विकास से आधुनिकीकरण होता है। और इसके साथ जो आपका ये बता रहा है कि एक उद्विकासीय एवं जो है एक उद्विकासीय एवं विसरणवादी प्रक्रिया है जो है यह। तो दूसरा जो कथन कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, ये बी वाला जो आपका कथन, ये बी वाला आपका जो कह रहा है ये क्या कह रहा है कि विकास प्रगतिशील होता है, क्या कह रहा है ना, विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगत विकास नहीं होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि जो है आप देखिएगा प्रगति वांछित दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है, लेकिन जब विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है तो यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रगति से ही विकास हो, यानी जरूरी थोड़ी है कि सभी प्रगत कार्य करने से ही विकास होता है, कहीं कहीं नुकसान भी होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन प्रश्न नंबर के अनुसार सही है। और जो आपका ये सी वाला कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है जो है कि विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तित है, कह रहा विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। ये सही है, क्योंकि विकास में परिवर्तन के साथ निरंतरता जुड़ी रहती है, क्योंकि आप नियोजित से कार्य को करेंगे और लगातार रूप में तो ही विकास संभव है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर जो है आपका ये बी और सी, ये आपका बी और सी सही आंसर हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर ये 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस परिपाटी का प्रतिषेध करता है। क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, PNDT 1994 अधिनियम इसके संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस परिपाटी का प्रतिषेध करता है।
है ना। तो आप ये भारत में जो है ये PDT अधिनियम क्या, भारत में लिंग चयन और गर्भपात की प्रॉपर्टियों का प्रतिषेध करता है। ये गर्भपात से संबंधित कानून है। PNDT जो 1994 अधिनियम पारित हुआ है, ये गर्भपात से जो है संबंधित कानून है आपका। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ये जो आपका था लिंगानुपात वाला, आप देखे होंगे लोग भ्रूण हत्या करते थे और इसका क्या करते थे, भ्रूण हत्या लड़की और लड़के को लेके जो है इसकी जांच कराते थे और भ्रूण हत्या करते थे। उसी के संबंध में सरकार ने एक कानून लाया था PNDT 1994 अधिनियम, ताकि भ्रूण हत्या अर्थात गर्भपात पर रोक लगाया जा सके। क्योंकि ये लोग पुत्र की चाह में जो लड़की होती थी उसको ऑपरेशन नसबंदी करा देते थे, उसको मतलब बच्चे को ख़त्म कर देते थे। इसी के तहत ये सरकार ने कानून लाया PNDT 1994 में कि अब भ्रूण हत्या का जांच कराना जो है कानूनन अपराध है संवैधानिक रूप से। तो जिसमें बालिकाओं की जनसंख्या और लिंगानुपात को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है भारत सरकार के अधिनियम। इसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी जो है, अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के तहत आप जांच करा के आप जानकारी प्राप्त कर लेते थे कि जो गर्भ में पलने वाला शिशु जो है पुत्री है या पुतनी, लड़की है या लड़का, और उसके अनुसार आप अपने आगे की कार्रवाई करते थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है इसको सरकार ने कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन का नाम दिया है, जो आपके अमर्त्य सेन है, भारतीय ये समाजशास्त्री नहीं है, ये अर्थशास्त्री हैं, द्वारा दी गई है। उनका मानना था कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत है, ये अमर्त्य सेन महोदय का मानना है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत जो है गैर कानूनी लिंग परीक्षण, दहेज, वंशावृत्ति आदि के कारण भारतीय समाज में पुत्री के जो है लिए विरुच पैदा होने लगा, जिस कारण लोग जो है इस कार्य को अपनाते हैं, गर्भपात के कार्य को अपनाते हैं। तो इस पे जो है जबकि ये जो है आपका पश्चिमी वैज्ञानिक सोच और आत्मनिर्भरता के कारण पश्चिमी देशों में ये नहीं पाया जाता है गर्भधारण की व्यापन। ये भारतीय समाज में खासकर जो है ये सब ज़्यादा पाया जाता है, जिसको ध्यान में रखकर ये कानून लाया गया था आपका। और उसी कानून के तहत इस पे रोक लगाया गया है। भारत में लिंग चयन गर्भपात की पे निषेध किया गया, यानी कि रोक लगाया गया है। तो आपके समझ में इस प्रश्न आ ही गया होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है, भारत में लिंग चयन गर्भपात पे प्रतिबंध है। ये ऑप्शन बी आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन मैंने बता नहीं रखा। ऑप्शन ए है भारत में गर्भपात, ये जो कानून किस लिए लाया गया था, तो ऑप्शन ए कह रहा भारत में गर्भपात, ऑप्शन बी कह रहा भारत में लिंग चयन गर्भपात, ऑप्शन सी कह रहा जो है गर्भपात हेतु महिला की स्वायत्तता, ऑप्शन डी कह रहा भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर यही है, मैंने जो बताया आप समझ गए होंगे। इसका आंसर भारत में लिंग चयन कर गर्भपात कराना ये कानूनी वैधानिक रूप से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है भारत सरकार द्वारा PNDT 1994 अधिनियम के तहत। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है 10। ये प्रश्न 10 नंबर कह रहा है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रारंभिक खेल है। ये खेल है कोई, कौन सा खेल है, जल्लीकट्टू खेल जो है कह रहा किस राज्य का पारंपरिक खेल है। प्रारंभिक नहीं, सॉरी फ्रेंड, मैंने प्रारंभिक बोला था, पारंपरिक जो है ये जो जल्लीकट्टू खेल है कह रहा किस राज्य का पारंपरिक खेल है, यानी परंपरागत खेल है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दे रखा है तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है तमिलनाडु। क्या है ऑप्शन ए तमिलनाडु। ये जल्लीकुट्टी जो है पारंपरिक खेल तमिलनाडु राज्य का है, क्योंकि जल्लीकुट्टी तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक जो है परंपरागत खेल है। कहाँ का, ग्रामीण यानी गाँव का है, जो पोंगल के त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है। वहाँ का एक त्यौहार है पोंगल, तो उस त्यौहार पर ये जल्लीकुट्टी खेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें बैलों और इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, यानी पशु जो है
बैल है और इंसान आदमी लोग मिलकर लड़ाई करते हैं उस बैल के साथ। इसे जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरवशाली और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल वहाँ का माना जाता है और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि पशु को ये भारत सरकार द्वारा पशु के तहत जो है पशु प्रताड़ना के तहत कह सकते हैं, पशु को परेशान करने के तहत इस पे रोक लगाए जाने की मांग बीच में की जाती रही है कि ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिसमें पशुओं को जो है परेशान किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन वहाँ पे ये खेल फेमस है, वहाँ के पारंपरिक रूप से ये खेल अभी भी जारी है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आप सभी के। प्रश्न उत्तर नंबर 11 कह रहा किस समाजशास्त्री द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। ये फ्रेंड्स आप देखिए, ये प्रश्न जो है आपका यूजीसी नेट JRF PGT असिस्टेंट प्रोफेसर में हर जगह पूछा जा चुका है और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहती है। ऐसे प्रश्नों को आप कदापि भी गलती से गलत ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को यदि आप गलत करते हैं तो पक्का है आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्या कह रहा है? किस समाजशास्त्री द्वारा यह कहा गया कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। क्या थे? भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू थे। आपका ऑप्शन ए है GS घुरिये, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी ANK बोस, ऑप्शन डी दामले। GS घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये, बी है AR देसाई मतलब अच्छेलाल रमणा देसाई, NK बोस मतलब निर्मल कुमार बोस। इसका फुल फॉर्म है तीनों का नाम। तो आपका आंसर इसको पता हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय हैं। ये आपके जो आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं, पिछड़े हिंदू शब्द के नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं आदिवासी आपके पिछड़े हिंदू हैं। ये इनके आपके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का मानना है, क्योंकि ये जो आपके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय थे, ये महाराष्ट्र की कोली जनजाति के अध्ययन के आधार पर इस मत को प्रस्तुत किया, यानी कि बताया है। इन्होंने कहा भारतीय जनजातियों की जो स्थिति है हिंदुओं के पिछड़े दलित वर्ग की जैसी है। और वो कहते हैं पिछड़ेपन का कारण जो है वो हिंदू समाज में पूरी तरह से एकीकृत ना हुआ। और इस संदर्भ में उन्होंने आत्मसातकरण की नीति का भी उल्लेख किया है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न कि आत्मसात नीति का प्रयोग किसने किया है आपको, तो ये आपके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये आपका हो गया 12। ये कह रहा है औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को कहा जाता है। प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यह है राजनीतिक संस्था, ऑप्शन बी है आर्थिक संस्था, ऑप्शन सी है धार्मिक संस्था, ऑप्शन डी है शैक्षणिक संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा प्रश्न नंबर। तो ये आपका ऑप्शन ए है इसका राजनीतिक संस्था, क्योंकि आप समझ गए होंगे जो औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करता है उसे राजनीतिक संस्था कहा जाता है, ना कि आर्थिक और धार्मिक शैक्षणिक संस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 13 है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक आर्थिक संस्था नहीं है। प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक आर्थिक संस्था नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी द्रव्य और साख, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी सरकार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सब बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का आंसर। तो इसका आंसर आपका सरकार हो जाएगा, ये ऑप्शन डी जो है सरकार है इसका आंसर। क्योंकि आपका जो सरकार ये सरकार एक राजनीतिक संस्था, जबकि संपत्ति श्रम विभाजन द्रव्य और साख आर्थिक संस्था के तहत ये रखा जाता है। ये जो आपका ये संपत्ति द्रव्य और श्रम ये आर्थिक के तहत आएंगे। सरकार जो आपका एक राजनीतिक संस्था, इसलिए ऑप्शन 13 इसका
सही है। जो आपसे प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी ये सरकार सही आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न ये आ जा रहा है कि नहीं कि कट जाएगा प्रश्न आपका आंसर जो है, तो थोड़ा सा चलिए आ जाएगा। तो देखते हैं आपका इसका आंसर। कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज जो है सामुदायिक भावों को 3 तत्व का प्रयोग किया है। प्रश्न पढ़ने में ही रहा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामुदायिक भावों के 3 तत्वों का प्रयोग किया है। तो एक कह रहा हम की भावना, 2 कह रहा भूमिका पालन की भावना, 3 कह रहा निर्भरता की भावना का उल्लेख। तो ये किसका है, तीनों किसने बता रखा है, हम की भावना, भूमिका पालन की भावना, निर्भरता की भावना का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन ए दे रखा आपका आगबर्न एवं निम्खाफ महोदय, ऑप्शन बी का रॉबर्ट बी स्टीड है, ऑप्शन सी कह रहा किंग्सले डेविड, ऑप्शन डी कह रहा मैकाइवर एवं पेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सब बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, मैकाइवर एवं पेज महोदय इसके आंसर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये आप सब अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5 ये सॉरी फ्रेंड प्रश्न नंबर 15 आपका है। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा समिति जो है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसकी अवधारणा है। आप ध्यान दीजिए कि अवधारणा है पूछ रहा है। कह रहा समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, या किसकी अवधारणा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी कह रहा है आगबर्न एवं निम्खाफ, ऑप्शन सी कह रहा है रॉबर्ट बी स्टीड, ऑप्शन डी कह रहा है गिलिन एवं गिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो ये जो आपका मैकाइवर एवं पेज महोदय हैं, ये सामुदायिक भाव के निम्न 3 कारण तत्व बताए हैं, हमका भावना, भूमिका पालन का भाव तथा निर्भरता का, और जो है तो इसका आंसर क्या हो गया आप सब जान गए, ऑप्शन ये इनका आंसर हो गया, मैकाइवर एवं पेज की ये अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16। ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या कह रहा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये जो आपका जाति, विवाह, परिवार है, ये सभी संस्था के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि ये सभी आपके ऑप्शन ए जात, परिवार, सी तीनों उदाहरण हैं। आइए देखते हैं कि जात, परिवार तथा विवाह सभी संस्था का उदाहरण है, जो कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली इन सभी कार्यविधियों को संस्था कहा जाता है, और समूह आदत नियमों से नियमित होकर एक निश्चित ढांचा प्राप्त कर लेती है। तो ये सभी को इसलिए एक संस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी समिति की विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन ए कह रहा व्यक्तियों की सामूहिकता, ऑप्शन बी कह रहा कतिपय उद्देश्यों का होना, ऑप्शन सी कह रहा ऐच्छिक सदस्यता, ऑप्शन डी कह रहा आपका सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 17 नंबर का फटाफट आंसर बताइए सब। कॉमन सेंस का जो है प्रश्न है, यदि आप समाजशास्त्र को थोड़ी सी भी यूजी पीजी में यानी कि बीए एमए की क्लास में आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप इन सब का प्रश्न ज़रूर सही करेंगे और गलत नहीं करेंगे ऐसे प्रश्नों का कभी भी भूल के आंसर। तो इसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। कह रहा ना प्रश्न, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है। तो ये सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना है, समिति की विशेषता नहीं है।
बाकी आपका जो व्यक्तियों की सामूहिकता है और कतिपय उद्देश्यों का होना है, ऐच्छिक सदस्यता, ये तीनों ABC है। समुदाय जो है ये समिति की विशेषता है और आपका D ऑप्शन नहीं है। आप देखिएगा, क्योंकि ये मैंने बता दिया। और इसके जो कुछ इस सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना समिति की विशेषता नहीं है, बल्कि समिति की विशेषता क्या है? व्यक्तियों की सामूहिकता है, कतिपय उद्देश्यों का होना है, ऐच्छिक सदस्यता है, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना होती है, साधना होकर एक साधन मात्र के रूप में होता है। ये आपकी समिति की विशेषताएँ हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 ये कह रहा है, इनमें से किसमें सदस्यता ऐच्छिक पाई जाती है? कह रहा है इनमें से किसमें सदस्यता ऐच्छिक पाई जाती है। ऐच्छिक की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा, ना कि जो है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका समिति, क्योंकि कह रहा निम्नलिखित में से इसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसमें ऐच्छिक पाई जाती है? तो आपके जो ऑप्शन ये बी है, समिति में सदस्यता आपका ऐच्छिक होती है। इसका आंसर समिति हो गया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 19 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न उत्तर नंबर 19 ये कह रहा है आपका 19 नंबर प्रश्न कि समिति का लक्षण इनमें से कौन सा होगा? पूछ रहा संस्था समिति। आप जो है, जो क्लास हुई है संस्था समिति में, आप अगर पढ़े होंगे तो आप इन सब का आंसर सही कर देंगे। जो है कह रहा समिति का लक्षण इनमें से कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा यह विस्तृत है, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक संबंधों का जाल है, ऑप्शन सी कह रहा सदस्यता अनिवार्य है, ऑप्शन डी कह रहा सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? आप सब फटाफट इसका आंसर बताइएगा 19 नंबर का। तो इसका सदस्यता जो आपका स्वैच्छिक होता है। किसका? आपकी इसकी जो सदस्यता है जो है स्वैच्छिक यानी कि ऐच्छिक होती है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी ये सही आंसर है। समिति की जो लक्षण होता है कौन सा होगा? तो ये ऐच्छिक होती है। ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ समिति का लक्षण इनमें से कौन सा होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए कि ये प्रश्न हल्के फुल्के हैं। ये प्रश्न आपको देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट जेआरएफ में 18 में, 9 में, 10 में, 13 में और जो है फिर ये 16 में और 4 में पूछा जा चुका। और राजस्थान जो है, राजस्थान में ये पूछा 14 में, 16 में पूछा जा चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान के 18 में पूछा जा चुका है, 14 में, और एमपी में पूछा जा चुका है 2017 में, यूपी के पीजीटी में आ चुका है। जो सोचिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो हम ये क्लास आप सभी के लिए लेकर आते हैं, ये एग्ज़ाम आप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न यानी कि ये या तो पूछे जा चुके हैं या जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए मैं इस क्लास को लेकर आप सभी के लिए आता हूँ। इस क्लास को आप लोग मिस ना किया करिए, ज़रूर से ज़रूर देखा करिए कि आपके लिए जो है एग्ज़ाम आप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है कि आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किस विद्वान द्वारा चर्चा किया गया है? क्या कह रहा है? आलोचनात्मक अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किस विद्वान द्वारा चर्चा किया गया है? तो आपके विद्वान कौन है? आपके ऑप्शन ए है पारसनाथ, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है हमवंश, ऑप्शन डी है समनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का? आप बताइएगा। तो इसके जो है समनर महोदय हैं। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये समनर महोदय इसका आंसर है आपका। क्योंकि आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाओं के बारे में आपके जो ये इनका पूरा नाम है, नोट कर लीजिएगा, विलियम ग्राम समनर। वैसे आप लोगों को पता है, फिर भी नोट कर लीजिए, विलियम ग्राम समनर महोदय चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आलोचनात्मक संस्थाएं जो है वो मानदंड हैं जो समाज में अनजाने में उभरती हैं, जैसे संपत्ति, विवाह, धर्म आदि को लेके। जबकि अधिनियमित संस्थाएं वे हैं जो युक्त परक और आविष्कार और नियत रूप से विकसित होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और निगम, बैंक आदि। ये आप ध्यान दीजिएगा।
आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा आप सभी के लिए। 21 प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन कह रहा ऑप्शन ए विशिष्ट स्थान, ऑप्शन बी कह रहा मूर्तता, ऑप्शन सी अस्तित्व, ऑप्शन डी सामुदायिक भावना। ये सब प्रश्न आपको जो समुदाय से कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े होंगे तो इन सब की जो है उत्तर आराम से आप दे देंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन बी अमूर्तता, क्योंकि ये जो देखिए अमूर्तता अलग दिख रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय के लिए आप जानते ही हैं ये आपका विशिष्ट स्थान होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, सामुदायिक भावना होनी चाहिए, सामुदायिक जो है स्वतः विकास होने की, आत्मनिर्भरता की भावना हो, अनिवार्य सदस्यता है, एक समान संस्कृत व्यक्तियों का समूह हो, इसमें मूर्तता है ना। तो ये जो है सामुदायिक की विशेषता है और ना कि आपकी अमूर्तता। समुदाय अमूर्तता कहाँ पाई जाती है। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट आपका ये है प्रश्न नंबर 22। ये क्या कह रहा है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। क्या कह रहा है, जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समिति कहते हैं, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी विवाह समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका समिति कहते हैं। जो है आप ध्यान दीजिएगा खुद से। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो हम उसे समिति के तौर पे देखते हैं, इसे एक समिति कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका ये 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी है। ये कह रहा है रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपका UPPGT 12 में पूछा जा चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जितने हैं सब अनिवार्य है, या तो आने की संभावना है या तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ऑप्शन ए समीपता, ऑप्शन बी लघुता, ऑप्शन विषमता और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी कह रहा विषमता, आत्मनिर्भरता, लघुत्तम और विभेदीकरण, ऑप्शन सी कह रहा विभेदीकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और असमीपता, ऑप्शन डी कह रहा आपका विशिष्टता, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा फटाफट, जो है जल्दी, क्योंकि कम समय में ही आप प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या रॉबर्ट फील्ड के अनुसार लघुत्तम समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी है। तो विशिष्टता है, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो रॉबर्ट फील्ड में होता है लघु समुदाय की 4 विशेषता क्या बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। विशिष्टता बताए हैं जिसको जो है ये कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, और लघुता बताए हैं स्पॉननेस कहते हैं, समरूपता बताए हैं होमोजेनिटी कहते हैं इसको, आत्मनिर्भरता को सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं इसको। आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। अगर हिंदी ना समझ में आए इंग्लिश से मिलान करके परीक्षा में आप देख लिया करिए। आइए देखते हैं आपका, जो कि हिंदी इंग्लिश आप देखते हैं जब परीक्षा में, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, इसलिए प्रश्न सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके आंसर। ये प्रश्न 24 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कौन सी अवधारणा, लघु समुदाय की अवधारणा। क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए कि लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपका ऑप्शन दे रहा ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी SC दुबे, ऑप्शन सी मैकी मैरियट, ऑप्शन डी दिया है MN श्रीनिवास।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 24 का आंसर फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय हैं ये इसका आंसर। क्योंकि आप इसी प्रश्न को देखिएगा, इसी प्रश्न को लघु समुदाय की अवधारणा किस रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय, ये प्रश्न देखिए कहाँ कितनी बार पूछा गया है। ये हरियाणा में जो है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में पूछा गया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 17 में, यूजीसी नेट जेआरएफ में 2013 में पूछा गया, यूजीसी नेट जेआरएफ 2005 में, पीजीटी में जो है यूपी पीजीटी में 2004 में पूछा जा चुका है। और इसी प्रश्नों को इस तरह पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। इसी प्रश्न देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा किस पर, ये कह रहा है लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। इसी प्रश्न को इस तरह पूछा गया है। तो लघु समुदाय की विशेषता जो है कौन सी नहीं है, तो इसका इसमें आंसर दिया है लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीय। तो क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं है, तो इसमें दे देगा आपका द्वितीय व्यवसाय लघु समुदाय की जो है विशेषता नहीं। तो समुदाय से काफ़ी प्रश्न बन के आते हैं, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है ये। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 आपका ये क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न ये कह रहा है गेसलसाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है। ये प्रश्न देखिए, गेसलसाफ्ट, गिमिलसाफ्ट मैंने आपको अगर पिछली क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक से बताया है। यदि आप हमारे पिछली क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर आप फटाक से दे देंगे कि गेसलसाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा समाज, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी सामाजिक समूह, ऑप्शन डी संस्था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सब बताइएगा। इसका आंसर क्या है, 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है। तो समाज जो है गेसलसाफ्ट शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए समाज, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बढ़िया से बता रखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि फिर भी थोड़ा बता देंगे, जो आपका गेमिनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। जिसका प्रयोग किसने किया, कि समाजशास्त्री ने किया है, आपके फर्निट टानेज ने किया है, इन्होंने किया है। और फर्निट टानेज समाजशास्त्र में क्रमशः जो है समुदाय और समाज के रूप में सॉरी फ्रेंड, समुदाय और समाज के रूप में किया है। टानीज जो हैं इनकी जो रचना है गेमनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट ने बताया है कि आधुनिक का जो है आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ साथ तर्किकता और प्रक्रिया द्वारा यानी समुदाय गेमिनसाफ्ट और धीरे समाज यानी कि गेसलसाफ्ट, समुदाय गेमिनसाफ्ट, समाज गेसलसाफ्ट आप ध्यान दीजिएगा के रूप में धारण कर लेता है। और गेमिनसाफ्ट को पूर्व औद्योगिक समाज तथा गेसलसाफ्ट को औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त करता है। क्या कह रहे हैं, गेमिनसाफ्ट पूर्व औद्योगिक समाज यानी औद्योगिक समाज से पहले का है और गेसलसाफ्ट उसके बाद का औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त करते हैं। ये कौन, आपके टानीज महोदय। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से जो है क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि ये गेसलसाफ्ट गेमनसाफ्ट बार बार प्रश्न पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो ये प्रश्न जो है देखिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2013 में भी पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है आपका, ये 26 प्रश्न नंबर ये कह रहा है फर्निट टानीज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है। देखिए फिर उन्हीं से प्रश्न आ गया, ये फर्निट टानीज से ही, जो फर्निट टानीज हैं के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा समुदाय, ऑप्शन बी कह रहा प्राथमिक समूह, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक समूह, ऑप्शन डी कह रहा गौड़ समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टानीज के अनुसार पड़ोस एक समुदाय के तहत इसकी गिनती की जाएगी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रश्न थोड़ा मैं फास्ट करा देता हूँ। विस्तार करने में आपके प्रश्न छूट जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो सिस्टम टेक्निकल रूप से 1 घंटा से ज़्यादा क्लास नहीं एक्सेप्ट करता है, इसलिए मेरी मजबूरी आप देखते होंगे मैं 1 घंटा का ही क्लास लेके आता हूँ। 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा जाता है, 1.25 घंटा 1.5 घंटे के बाद तो मुश्किल हो जाए, 1.5 घंटे में ही दिक्कत होने लगती है मेरे सिस्टम में, इसलिए 1 घंटा का क्लास लेके भी आता हूँ। क्योंकि हमारे कुछ जो है छात्र बंधुओं को कहना था कि सर आप एक जो है सीरीज करा दिया करिए पूरी पूरी, जो है 3-3 घंटे के, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे की। लेकिन मेरी मजबूरी ये है फ्रेंड्स, सिस्टम मेरा उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको मोबाइल से ही क्लास कराता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये जो मैं सारी क्लास आपका जो बता PDF
बनाता हूँ अपने से, इसको टाइप करता हूँ, फिर मोबाइल से ही PDF बनाता हूँ, फिर PDF बना से क्लास का जो आप सभी के बीच क्लास लेकर आता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा आप सभी के लिए। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्राणी के बीच किसने अंतर बताया है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्राणी के बीच किसने अंतर बताया है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगबर्टन, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 का आंसर, तो इसका आंसर इमाइल दुर्खीम महोदय हैं। ये संस्थाओं की समान और विकृत प्रकार प्राणी के बीच अंतर बताया है आपके जो है कौन, इमाइल दुर्खीम महोदय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 आपका 28 प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है? क्या कह रहा है प्रश्न? समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलाकर बना है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। तो कौन से दो शब्द हैं इसके मिलकर बना है आप बताइएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 28 का आंसर फटाफट दीजिएगा। तो आपका ये समुदाय शब्द जो बता दूं मैं, लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनियस से शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनियस का अर्थ होता है जो है सर्विंग, अर्थात सेवा करना होता है। तो इस प्रकार समुदाय का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। तो इसमें एक ऑप्शन क्या है, लैटिन। देखिए ऑप्शन सी जो है आपका ये लैटिन भाषा जो है ये आंसर इसका हो जाएगा लैटिन, ऑप्शन सी। इसको नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में अभी जल्दी पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न 29 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? प्रश्न 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा कि राज्य किसका उदाहरण है 29 का। तो आप सभी का इसका आंसर मेरे ख्याल से पता होगा कि जो आपका समिति है ये ऑप्शन सी समिति राज्य का उदाहरण है। आपका ऑप्शन सी ये समिति आपका राज्य का उदाहरण है। इसका सही आंसर समिति हो जाएगा, क्योंकि आप समिति के बारे में जानते होंगे। समिति क्या होता है? समिति व्यक्तियों का एक जो है समूह है या किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है समिति। परिवार, विद्यालय, व्यापार, संघ, चर्चा, जैसे धार्मिक संघ हो गया। चर्च माने धार्मिक संघ कोई भी होता है, चर्च केवल थोड़ी होता है धार्मिक संघ में। राजनीतिक दल हैं, राज्य इत्यादि समितियाँ राज्य के लिए निम्न आवश्यक तत्व माने गए हैं। तो राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है? राज्य के लिए आप पढ़े ही होंगे आगे कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या एक निश्चित जनसंख्या है, समरूपता है, सरकार, ये राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं। तो इन तत्वों से राज्य जो है स्वराज्य और अपनत्व की भावना पाई जाती है राज्य में। इसलिए समुदाय एवं राज्य में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। किसमें? समुदाय और राज्य में। ध्यान दीजिएगा, राज्य का समुदाय नहीं कहा जा सकता है, जो है राज्य को समुदाय नहीं कहा जा सकता, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो है राज्य की सीमाएं स्पष्ट व निश्चित होती है और समुदाय की सीमा नहीं निश्चित होती है। आप जो मैं बता रहा हूँ ये समिति है, सरकार, समुदाय, राज्य, तीनों आप ध्यान दीजिए जान लीजिएगा। राज्य की जो आपका है राज्य की सीमाएं होती है निश्चित, समुदाय की जो है निश्चित नहीं होती। राज्य अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना का महत्व होता है, समुदाय में राज्य की ज़्यादा होती है, जबकि राज्य के लिए राज्य की सीमा का महत्व होता है। राज्य जो है एक राजनीतिक होता है, जबकि समुदाय स्वरूप सामाजिक होता है। ये ध्यान दीजिए, राज्य जो है संप्रभुता के लिए आवश्यक है, समुदाय के लिए ये ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार जो आपके मैकाइवर एवं पेज महोदय हैं ये क्या कहते हैं कि समुदाय को सामाजिक संबद्धता की मात्रा से पहचाना जाता है। किसको कहते हैं? ये जो आपका ऑप्शन बी है इसके बारे में बता रहे हैं आपके मैकाइवर पेज कि समुदाय को सामाजिक संबद्धता की मात्रा से पहचाना जाता है और राज्य को जो है सामाजिक संबद्धता से काफ़ी कम होती है इसकी जो है। इसलिए ये इस आधार पर समिति जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आप सभी का? प्रश्न नंबर 30 ये कह रहा है आपका 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का सही उदाहरण नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का सही उदाहरण नहीं है? ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं में अक्सर लोग गलत कर देते हैं। आपका ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बाजार जो आपका दिया है ऑप्शन ए बाजार, ये आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए बाजार सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 यानी 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा अमूर्त है? अभी मूर्त अमूर्त के बारे में आप मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बताया है, वैसे आप कॉमन सेंस का प्रश्न जान जाएंगे। इनमें से कौन सा अमूर्त है कह रहा है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी है आपका सामाजिक संबंध, ऑप्शन डी देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक संबंध है इसका। ऑप्शन सी जो आंसर है आपका, ऑप्शन सी सामाजिक संबंध कह रहा है इनमें से कौन सा अमूर्त है? तो सामाजिक संबंध जो आपका अमूर्त है, क्योंकि आपका समुदाय देखिए अमूर्त तो है नहीं, गांव अमूर्त तो है नहीं, देश अमूर्त तो है नहीं, लेकिन सामाजिक जो संबंध है, जो भाईचारा होता है, ये अमूर्त होता है, ये दिखता थोड़ी है आपको। ये सामाजिक संबंध जो होता है, जो हम नाते रिश्तेदारी में का नाम दे रखे हैं, ये दिखता तो है नहीं, इसलिए अमूर्त होता है। इसलिए इस प्रकार इसका आंसर आपका सामाजिक संबंध हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स ये आज आपका कितना 38 यानी 31 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला हुई थी आप सभी के लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। खासकर वो लोग जिनका पीजीटी का और जिनका 23 अगस्त को यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, तो ज़रूर देखें इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास के लिहाज से ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा आप सभी के लिए, एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्राप्त करेगा। और इस क्लास को मिस ना करिए। और क्लास के अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और क्लास को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक आप सब शेयर कीजिए इस क्लास को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।